जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। 1:05 और हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो आ गई है और हमारे साथ इस वक्त हम सबकी बहुत ही फेवरेट राइटर साइमा अकरम चौधरी मौजूद हैं, तो उनको हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महविश, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। साइमा, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त, ग्रेट। और बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, आपने हमें टाइम दिया आज, इसके लिए हम बहुत मशकूर हैं आपके। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है जब इस तरह से कोई लाइव आपके साथ में आपकी कन्वर्सेशन होती है, तो मैं इंजॉय करती हूँ इन चीजों को ना। जबरदस्त। और बहुत ही मतलब अच्छा हो गया कि मैंने आपसे बात की थी और हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम रमजान का जो आखिरी मतलब हफ्ता होगा, जब रमजान शुरू होने वाले होंगे, तो उस वक्त हम प्लान करते हैं इंटरव्यू, ताकि आपके जो दो दो माशाल्लाह से इस दफा ड्रामा सीरियल्स आ रहे हैं रमजान स्पेशल, और आपके ड्रामों के लिए रमजान के स्पेशली सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, इसका तो आपको आइडिया होगा। बिल्कुल इस तरह से है आइडिया। लास्ट 3 ईयर से मेरे तीनों रमजान जो है वो बहुत ही पैक गुजरे हैं, क्योंकि उसमें असल में हुआ ये था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था रमजान सीरियल सुनो चंदा, तो हम्म। वो साथ साथ में लिख रही थी और वो साथ साथ शूट हो रहा था और साथ साथ ही वो ऑन एयर जा रहा था। तो अच्छा। तो वो मेरे लिए एक बड़ा एक हेक्टिक किस्म की एक बन बन गई थी रूटीन जो थी। लास्ट ईयर भी इसी तरीके से हुआ, लेकिन बीच में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो ड्रामे का जो शूट था वो रुक गया। तो हम्म। वही वाला जो लास्ट ईयर हमारा ड्रामा था चुपके चुपके, वो इस साल इंशाल्लाह ताला हम टीवी पे आएगा। हाँ हाँ, सही सही, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी सायमा कि आप मुझे पहले हम थोड़ा शुरू से करते हैं, फिर सुनो चंदा के बारे में तो बहुत सारे सवाल आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा शुरू से जाते हैं कि कैसे ये लिखने का सफर शुरू कैसे हुआ था आपका। एक्चुअली महविश, मैं बहुत छोटी एज में मैंने मुझे स्टोरीज जो थी वो बनाने का बड़ा शौक था। मेरी बड़ी बहन थी, मैं उनको बचपन में, मुझसे 5 साल बड़ी थी, तो मैं उनको स्टोरीज खुद से घर के जो है ना वो सुनाया करती थी। मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि मैं दीवारों पे छोटे छोटे से घर बनाती थी पेंसिल के साथ, और फिर हम्म। बताया करती थी कि इस घर में इतने लोग रहते हैं, ये इनके फादर हैं, ये इनकी मदर हैं। एक खुद से एक स्टोरी जो थी मैं क्रिएट कर लेती थी। तो और दूसरा एक और मेरे अंदर जो बचपन में था कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे स्टोरीज जो थी मैं बहुत पढ़ती थी। मैं बच्चों के जो मैगजीन्स जो होते थे वो बहुत पढ़ती थी। स्कूल में ऐसी मेरी फ्रेंड्स होती थी जिनके घरों में बच्चों के न्यूज़पेपर्स आया करते थे या मैगजीन आया करते थे, मैं उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेती थी। तो मुझे ये हम्म। लालच होता था कि मैं इनसे जो है वो स्टोरी बुक्स लेके पढ़ूंगी। तो पढ़ा मैंने बहुत है। शुरू से ही जैसे मैंने उर्दू मुझे पढ़ना आ गया था, तो हम्म। मैंने उसके बाद अपनी बड़ी बहन की जो उर्दू की बुक्स होती थी उनको पढ़ती थी। फिर न्यूज़पेपर था उस दौर में, नवाए वक्त में आया करता था फूल और कलियां बच्चों के लिए। फिर हम्म। जंग का एक स्पेशल एडिशन आता था बच्चों का। वो उसके बाद तालीम और तरबियत, आंख मचोली, फिर कोई टार्जन की कहानियां, उमरो यार, इमरान सीरीज, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने ना छोड़ी हो। और बहुत छोटी एज में ही मुझे याद है कि मैं 6 क्लास में थी, तो मैंने डाइजेस्ट जो थे बड़ों के वो भी पढ़ने शुरू कर दिए थे, तो जिसपे मुझे काफी ज्यादा डांट पड़ती थी। तो आज भी जो मेरे टीचर्स हैं, तो जिनको अब जब उनको पता चलता है कि मैं राइटिंग की दुनिया में थोड़ा बहुत नाम बना चुकी हूँ, तो उनको वो मेरी चीजें, मेरी बातें याद हैं, क्योंकि वो अक्सर मेरे बैग से जो है डाइजेस्ट निकलते थे, बुक्स निकलती थी, नॉवेल्स निकलते थे, इमरान सीरीज बहुत निकला करते थे। तो हम्म। बहुत डांट भी पड़ती थी, लेकिन एक राइटिंग की जो एक हैबिट थी ना, वो मेरे फादर की तरफ से मुझे मिली थी, क्योंकि उनको बड़ा शौक था। वो बहुत शौक से न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। नवाए वक्त जंग शुरू से हमारे घर में आया करता था। तो बस हम्म। वो राइटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उसके पीछे जो है वो बहुत ज्यादा स्टडीज होती हैं। जब आप डिफरेंट लोगों को पढ़ते हैं तो आपको यूं लगता है कि ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो हम्म। ऐसे कहानियां पढ़ते पढ़ते मैंने कहानियां लिखना स्टार्ट कर दी। और पता ही नहीं चला, मेरा ख्याल है कि मैं शायद 4 या 5th क्लास में थी जब मैंने अच्छा। फूल और कलियां में कोई 2-3 जो थे सेगमेंट्स थे उसमें हिस्सा लिया था। एक वसीम अकरम का कोई वहां पे था, कोई अवाम की अदालत में, उसमें मैंने कुछ सवालात भेजे थे उनको।
उसके बाद छोटे-छोटे चीज़ें जो थी जोक्स और पहेलियाँ इस टाइप की चीज़ें, इकबाल ज़री इधर-उधर से नकल मार के लेके तो वो लिख दिया करती थी। उसके बाद फिर मैंने मेरा ख़्याल है 9th क्लास में थी जब मैंने फर्स्ट जो है वो स्टोरी लिखी थी बच्चों के लिए। अच्छा। वो मेरा स्टार्टिंग था फिर 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 4 साल जो थे वो फिर मैंने महानामा फूल था वहाँ से अपना स्टार्ट लिया था। वहाँ पे अख्तर अब्बास साहब हुआ करते थे जिनको हम अख्तर भैया कहा करते थे। हुँ, हुँ। उनको लगता था कि शायद मैं लिख सकती हूँ, तो उन्होंने मेरी बड़ी जो है शुरू की जो मेरे जिन लोगों ने हौसला अफ़ज़ाई की तो उनमें अख्तर अब्बास साहब शामिल थे। हुँ, तो हुँ। तब मैंने बच्चों के लिए लिखते-लिखते फिर डाइजेस्ट में आ गई। डाइजेस्ट में पाकीज़ा की जो हैं एडिटर थी अंजुम अंसार, उनको लगता था कि मैं जो मज़े-मज़े के लेटर्स लिखती हूँ उनको, हुँ, हुँ। तबसरा में लिखती थी हर अच्छा। महीने उनके डाइजेस्ट के ऊपर। हाँ, हाँ, तो हाँ। उन्होंने तब मुझे कहा कि तुम अफ़साना ये क्यों नहीं लिखती हो ना? तो वो फिर मुझे अफ़साना राइटिंग की तरफ लेके आए। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें चलती गईं, फिर मैं यूनिवर्सिटी में आ गई, यूनिवर्सिटी में आई तो मीडिया साइंसेज़ की स्टूडेंट थी हुँ, हुँ। और वो जो यूनिवर्सिटी का न्यूज़पेपर निकलता था उसके लिए मैंने काम किया हुँ। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता डाइजेस्ट में आ गई, डाइजेस्ट से फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आ गई। तो ये हुँ। एक 2-4 सालों का ये सफ़र नहीं है, ये बहुत पुराना है, ये 1996 से स्टार्ट हुआ था और अच्छा, ऑनवर्ड माशाल्लाह। अभी तक जारी है। हाँ। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, डाइजेस्ट में वो पहली कहानी आपको याद है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हो, जिसके बाद आपके लिए बहुत सारी वैसी लेटर्स आए हों जैसे आप लिखा करती थीं? एक्चुअली जब मैं डाइजेस्ट में लिखती थी तो वो मेरा वो दौर था जब मैं खुद बहुत ज़्यादा वो थी, बड़ी शौक थी, बड़ी ज़िंदा दिल थी, फुल ऑफ लाइफ़ थी। तो हुँ। मैंने बड़ी लाइट मूड की स्टोरीज़ लिखी थी। तो चूँकि मैं लाइट मूड की जो चीज़ें लिखती थी तो उस दौर में लाइट मूड लिखने वाले जो राइटर्स थे उनको इतना सीरियस नहीं लिया जाता था। अच्छा। तो जो मेरी स्टार्ट की जो चीज़ें थी तो मुझे याद है कि मैं हूँ ना के नाम से काला शाह काला और काफ़ी सारे मैंने नॉवेल्स जो लिखे थे, जो कि लाइट मूड के थे। हुँ। लेकिन मेरी जो असल पहचान उस वक़्त बनी जब मैंने ये सोचा कि मुझे सीरियस होके कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि लोगों को पता चले कि साइमा अकरम जो है, वो सिर्फ़ लाइट मूड की चीज़ें ही नहीं लिख सकती, वो उसके अंदर जो है थोड़ी-सी मैच्योरिटी भी है ना, क्योंकि जब तक आप कोई सीरियस चीज़ नहीं लिखते, लोग आपको नहीं लेते हैं ना, आपको सीरियस नहीं लेते। फिर मेरा एक हुँ। नॉवेल आया था, उस हुँ। दौर में दीमक ज़दा मोहब्बत। जो अच्छा। मैंने एक कुबड़ी लड़की थी उसके ऊपर लिखा था, वो एक रियल स्टोरी थी। हाँ, हाँ। उससे मुझे बहुत ज़्यादा फिर पज़ीराई मिली, फिर उसके बाद मैंने फिर सीरियस लिखना शुरू कर दिया। फिर मेरा हुँ। एक नॉवेल आया था स्याह हाशिया, फिर उसके बाद शहरज़ाद आया। ये वो शहरज़ाद, नॉवेल्स थे बिल्कुल। जो कि ख़वातीन डाइजेस्ट में या शुआ डाइजेस्ट में सिलसिलेवार चलते रहे, 3-3 साल तक चलते रहे। हुँ, तो हुँ। इब्ने आदम आया, बिन्ते हवा आया, तो ये नॉवेल्स थे जिन्होंने मुझे पहचान दी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पहचान मुझे मिली है, तो वो दिमकज़दा मोहब्बत से मिली थी। वो मेरा अच्छा। एक था टर्निंग पॉइंट था, जो मेरा राइटिंग में सीरियस चीज़ों की तरफ आने वाला। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ये अभी आपने शहरज़ाद की बात की, तो उसका जो आपने इंट्रोडक्शन जो जो दिया था कि आपने क्यों ये कहानी लिखी है, तो वो मैंने पढ़ा था और फिर मैंने पूरी आपकी ये स्टोरी भी पढ़ी है शहरज़ाद। तो उसमें आपने लिखा हुआ था कि बेसिकली इस कहानी को लिखने पे मुझे मजबूर एक मरी में बने हुए एक घर घर ने ने किया किया था। था। हाँ, हाँ, तो वो एक्चुअली मैं उसका कुछ इस्लामाबाद में बताएँ? थी तो हाँ, हाँ। हाँ, मैं इस्लामाबाद में थी तो हमारा हर वीकेंड जो होता था मोस्टली मरी में या एबटाबाद में, वहाँ गुज़रता था। थोड़ा-सा ये था कि जितने भी गेस्ट आते थे तो उन लोगों को भी साथ लेके तो हमारे पास एक इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के पास एक चीज़ मरी है जहाँ पे हम घूम फिर के जाते हैं। हुँ, तो वो हुँ। एक ऐसा घर था जो कि मॉल रोड पे था, जब मैं वहाँ से गुज़रती थी वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था। मैं हुँ। वहाँ खड़ी होके इस घर को काफ़ी देर तक देखा करती थी, वहाँ पे कोई मूवमेंट नज़र नहीं आती थी, सिर्फ़ एक घर था आई थिंक उसके जो रहने वाले लोग होंगे वो कहीं पे शायद इस्लामाबाद में हों या पिंडी में हों, वीकेंड्स पे आते होंगे। तो वो वहाँ पे एक छोटी-सी उनकी मंडेर थी, उसपे मैंने 2 कोहनियाँ जमा के उस घर को जब मैं देखा तो मुझे आया कि अगर इस घर के रहने वाले लोगों पे एक स्टोरी लिखी जाए तो वो कैसी हो ना? हुँ, तो हुँ। बस वहीं पे खड़े-खड़े एक कहानी का ताना-बाना मैंने बुना हुँ। और उसके बाद वो ज़हन में चलता रहा उसका जो प्लॉट था हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर मैंने वो कहानी लिख दी। मैं उस घर की पिक्चर्स भी बना के लेके आई थी, वो मैंने अपने ऑफ़िशियल पेज पे अपलोड भी की थी। जी, जी, बाज़ बिल्कुल औक़ात मैंने जब देखी। मैं लिख रही होती थी हाँ, हाँ, उसके हाँ। साथ एक उसके पैरेलल एक और घर था जो कि मेरा एक सेकंड उसी में पोर्शन था, सेकंड हीरो था हादी शायद, जी, जी, बिल्कुल, उसका घर बिल्कुल। था वो। जी, जी। तो वो दोनों घरों को फिर मैंने मिला के ये देखा कि अगर इस घर से कोई
आएगा तो वो किस तरह से उसको कनेक्ट करेगा, तो वो रास्ता भी देखा कि बीच में किस तरह से होगा। तो आपको पता है ना कि राइटर्स जो हैं वो हर चीज़ को बहुत क्लीनली देखते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी बारीकी से आपने बकायदा वो घरों का कि रास्ता कैसे निकलेगा और वो सब कुछ ना मतलब एक राइटर का मुझे ये अंदाज़ा होता है कि उसका दिमाग हर तरह से आर्किटेक्चर के तौर पे भी देखा जाए तो बहुत ही कोई तेज़ होता है। वो मतलब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप में लेता है। आपने घर को देख के एक पूरी स्टोरी क्रिएट कर ली तो मुझे मतलब बड़ा इस बात पे ना मतलब एक झचका-सा लगा था। मैंने कहा यार ये ज़रूर पूछूँगी मैं कि ये क्या कहानी है? हाँ, नहीं ये तो शहरज़ाद इस तरह से मैंने लिखा था। फिर दीमक ज़दा मोहब्बत जो था, वो मेरे हस्बैंड जो है वो सर्जन है, डॉक्टर हैं। तो एक दिन मैं हॉस्पिटल में उनके साथ मैंने बहुत नाइट ड्यूटीज़ की है ना। जब उनकी कभी नाइट ड्यूटी होती थी तो मैं घर में अकेली होती थी, वो मुझे साथ ले जाते थे। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे मुझे एक पेशेंट मिली थी, जो जो कि जिसको वो कुबड़ेपन की बीमारी का शिकार थी। तो वो उसने मुझे कहा कि देखो, जो हम जैसे लोग होते हैं, जिनको लोग ये कहते हैं कि ये बदसूरत लोग हैं, जो हमारी तरफ लोग एक आँख उठा के देखना पसंद नहीं करते, क्या हम लोगों को मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या हमारा हुँ, मोहब्बत के ऊपर कोई हक नहीं होता? तो वो हुँ, उसके जो एक तो जुमले जो थे ना, उन्होंने मुझसे पूरा नॉवेल लिखवा लिया था, दिल-मुक़्तदा मोहब्बत। हुँ। शहरज़ाद जो था वो मैंने घर देख के लिखा। स्याह हाशिया जो था, वो एक मंज़र मैंने देखा था कहीं पे, रहीम यार खां में आपको पता है कि डेज़र्ट्स है ना, तो हुँ, हुँ। वहाँ पे सहरा से गुज़रते हुए मुझे एक रोशनी में एक छोटी-सी लाइन नज़र आई। तो वो जो अच्छा। लाइन जो थी ना, मुझे लगा कि एक इ हम जो लोग हैं, हम लोगों की ज़िंदगियों में अ, हर हर मामले में कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। जब हम उन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, तो वो हमारे लिए खतरनाक होती हैं। बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं ना, अब जो हुँ, हमें इनको हुँ, क्रॉस नहीं करना चाहिए। हुँ। तो वो एक लाइन जो थी, उसने मुझसे पूरा स्याह हाशिया नॉवेल जो था, वो लिखवा लिया था। तो वॉव! वो मैंने इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों को देख के जो क्लिक कर जाती हैं ना, जिनको देख के लगता है कि हमें कुछ लिखना चाहिए इसके ऊपर, तो चीज़ें, मंज़र, लोग, रवैये, ये तमाम चीज़ें आपसे खुद लिखवाती हैं। अ, सही बात है, बिल्कुल बस लेकिन आपके पास जो है ना, महसूस करने वाला दिल होना चाहिए, दिखने वाली आँख एग्ज़ैक्टली, होनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली तो आप बिल्कुल लिख मतलब लेते ये हैं। तो मुझे अंदाज़ा होता है कि राइटर्स का जो एक मतलब जो सेंस है ना ये वाला, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम लोग उस चीज़ को फ़ील भी नहीं कर सकते। जैसे आप इतनी छोटी-सी किसी भी बात से पूरी एक कहानी आप लोग तरतीब दे देते हैं, तो ये आप ही लोगों का कमाल है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अब हम आएँगे सुनो चंदा की तरफ लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हम आपको भी और सब लोगों को ज़रा सुनो चंदा का ओएसटी सुनवा देते हैं। जी, ज़रूर, ज़रूर। जी। राइट लिस्टनर्स 107 एफएम आप सुन रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त सुनो चंदा की राइटर मौजूद है साइमा अकरम चौधरी और अब हम सुनो चंदा के बारे में ही बात करने वाले हैं साइमा से। जी साइमा। जी, मैं भी आपको मज़े की बात बताऊँ कि सुनो चंदा मैं लिखना ही नहीं चाह रही थी। अच्छा। अम, सुनो चंदा जो है, उसकी बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। वो इस तरह से कि हम टीवी ने स्टार्ट में अपना रमज़ान सीरियल स्टार्ट किया था। मेरा ख़्याल है शायद 1 या 2 उनके ऑन एयर हुए थे। तो काफ़ी सालों से इनके पास कोई रमज़ान सीरियल नहीं आ रहा था। हाँ। तो उन दिनों मैं डाइजेस्ट में लिखा करती थी, जब ख़वातीन और शौरा में, तो वहाँ पे सायरा गुलाम नबी हुआ करती थी, जो हुँ, ये जानती थी कि मैं लाइट मूड की चीज़ें जो हैं वो अच्छे अच्छे अंदाज़ में लिख सकती हूँ। हुँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने लाइट मूड से ही स्टार्ट किया था अपने नॉवेल्स और जो अफ़साने जो मैं लिखती थी, सारी लाइट चीज़ें ही थी, हुँ, हुँ, रोमांटिक कॉमेडी इस तरह की। हुँ, तो सायरा ने मुझसे राब्ता किया कि हमें इस तरह से हम टीवी के लिए चाहिए एक रमज़ान सीरियल, और तुम उसको लिख सकती हो ना? तो मैं, हुँ, क्योंकि अभी मैंने ड्रामा लिखा था, उस वक़्त मोहब्बत अब नहीं होगी बड़ा सीरियस था, फिर मैंने मेरा दर्द न जाने लिखा, बड़ा सीरियस था। मेरे अजनबी लिखा एआरवाई के लिए, वो भी एक सीरियस टॉपिक था। फिर उसके बाद अनाया तुम्हारी हुई, वो लिखा इनके लिए, जियो के लिए। तो ये इन पीछे, यानी कि बैकग्राउंड में मेरे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो लाइट मूड की हो। ये एक फर्स्ट जो था वो एक्सपीरियंस करना चाह रही थी मेरे साथ सायरा। को लग रहा था कि मैं लिख लूँगी, क्योंकि मैं खुद भी एक आम लाइफ में ऐसी ही थी शादी से पहले तक। उसके बाद तो जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, ज़हर आपका चेंज आता है लाइफ में। तो हुँ, हुँ, मैंने सुनो चंदा की कहानी जब डिस्कस हुई, और उस वक़्त मेरे फ़ादर की डेथ हुई थी, और मैं एक ऐसे फ़ेज़ से गुज़र रही थी कि जिसमें मुझे लगता नहीं था कि मैं कोई इस टाइप की चीज़ लिख सकती हूँ। उन्हीं हुँ, दिनों जो है, इन लोगों ने जब मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मुझे फिर जब ये सुनो चंदा का मैंने इनको आइडिया लिख के भेजा, ये पहले बिल्कुल डिफरेंट था। ये इस तरह की कहानी थी ही नहीं। अच्छा। तो हाँ, ये जब अप्रूवल होने के लिए वहाँ गया, हम टीवी में, वहाँ पे मीटिंग्स हुई, तो उनके कंटेंट हेड थे शहज़ाद जावेद।
तो उन्होंने मुझे कहा कि कहानी आपकी अच्छी है, कैरेक्टर आपके मजे के हैं, लेकिन अगर आप इन तमाम चीजों को एक छोटी सी लाइन को के ऊपर जो है इस कहानी को ले आए कि दो ऐसे कजन्स हैं जो कि आपस में जिनका निकाह हो चुका है और वो नहीं सॉरी जिनकी बातचीत तय हो चुकी है और वो आपस में शादी करना नहीं चाहते। तो लेकिन जब उनके घर वाले मान जाएंगे तो उसके बाद उनको प्यार हो जाएगा। ये एक लाइन थी जो उन्होंने कहा कि जो आपकी कहानी है ना उसके ऊपर इसको सारा कर दे। मेरी जो कहानी थी वो पहले यूं थी कि जो जिया है वो शहरी को पसंद करती है और शहरी जो है वो वहां से इंग्लैंड से आ रहा है। कुछ इस टाइप की मैंने कहानी लिखी थी, लेकिन मुझे ये लाइन अच्छी लगी शहजाद जावेद की कि नहीं ये मजे का है, अगर मैं इस पे वर्किंग करूं तो अरसल जो है उसको मुझे हीरो बनाना चाहिए। पहले मेरा हीरो जो था वो अरसल नहीं था। फिर जब मैंने इस पे अच्छा। वर्किंग स्टार्ट की, हाँ वर्किंग स्टार्ट की तो फिर इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंगल से जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो ज्यादा मजे के जो है वो निकले चीजें निकलना शुरू हो गई। इसके पहले हमने कैरेक्टर्स बनाए थे। आपको पता है कि ड्रामा राइटिंग में जब कैरेक्टर्स बन जाते हैं तो वो स्टोरी अपनी खुद निकाल लेते हैं। अगर आपने जलाल का कैरेक्टर बना लिया तो मुझे पता है कि जलाल जो है वो इस बैकग्राउंड से आया तो वो इस तरह से रिएक्ट करेगा, उसकी कहानी इस तरह से चलेगी। अगर शहरी जो है वो इस तरह से आया या आगा खान जो है उनकी पीछे से कहानी ये चल रही है कि उनको क्यों नापसंद करती थी बीजान, तो उन सारी चीजों को उनकी जब मैंने कैरेक्टराइजेशन कर ली तो कहानी उसके अंदर से निकल आई। लाइन में जो थी वो शहजाद जावेद ने कहा कि ये इस लाइन पे आप रहो। तो हमने काम स्टार्ट कर दिया। मैंने इसकी 4 एपिसोड्स लिखी। तो उन्हीं दिनों क्योंकि मैं घर में बड़ी थी तो मेरे भाई की शादी थी, सारा बर्डन मेरे ऊपर था। मैं एफजी कॉलेज वहां पे पिंडी में जॉब भी करी थी, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। तो इन सारी चीजों के साथ मैंने 4 एपिसोड लिखने के बाद मैंने वो इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आप यूं करें ये जो स्टोरी मैंने बना के दी है आपको, वन लाइनर बना के दिया, इसके राइट्स आप मुझसे ले लें, स्टोरी पे मेरा नाम लिखते हैं, स्क्रिप्ट किसी और से लिखवा लें। जब उन लोगों ने सुना तो ये दिसंबर था मेरा ख्याल है, सॉरी मार्च था। और जून में कि शायद जुलाई या अगस्त में वो था, पहला रमजान था। तो ये लोग बड़ा परेशान हुए। तो मुझे फिर शहजाद जावेद ने कॉल करके कहा कि अपने भाई की शादी से फारिग होकर आ जाएं, 23 मार्च को उसकी शादी थी, आप यहाँ कराची हमारे पास आए, हम बैठ के इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाह रही तब भी हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। उन्होंने 2-3 राइटर से और बात कर ली ना इसी सिलसिले में कि यूं करके एक कहानी है तो उसके हम लिखवाना चाह रहे हैं। फिर यूं हुआ कि मैं इस्लामाबाद से कराची आई। उन दिनों हमारी पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी, मैं कराची आई। वहां पे जब मैं बैठी हूँ थोड़ा सा मैं एक प्रेशर से भी निकल आई थी, घर की शादी जो जितनी जिम्मेदारियां थी उनसे निकल आई तो थोड़ा मेरा जहन जो था वो रिलैक्स हो गया। तो तब इन लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि तुम यूं करो कि यहीं पे कराची में स्टे करो कोई 8-10 दिन और आगे जो है ना इसकी एपिसोड्स अगले यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो मैं लिख रही थी वो शहजाद और सायरा गुलाम नबी दोनों को पसंद आ रहा था, उसके जो जुमले जो थे और एक जो उनको लाइट मूड चाहिए था वो उसके अंदर था, उस टाइप की जो चीज जो थी। जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो 8 या 10 एपिसोड्स के बाद मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने इसको शूट पे भेज दिया। अब मैं वो 10 एपिसोड्स के बाद शूट पे जब भेजा इन्होंने, उसकी कास्टिंग फाइनल हुई तो जो फरहान सईद का नाम आया तो उस पे सबसे ज्यादा उसकी जो मुखालफत की है वो मैंने की थी। अच्छा। मैंने कहा नहीं फरहान बिल्कुल नहीं जा रहा मेरे कैरेक्टर के साथ, प्लीज उसको ना लें, उसने तो इतने संजीदा चीजें की हैं। क्योंकि उन दिनों फरहान ने मेरा एक ट्रॉमा किया था, मेरे अजनबी ARY पे ऑन एयर हुआ था। तो मुझे नहीं लगता था कि फरहान जो है कि इस तरह का रोमांटिक हीरो जो है वो बन सकता है, इस तरह की एक्टिंग कर सकता है। तो मुझे एहसन तारिक साहब ने कहा कि आप मेरे ऊपर छोड़ दें, आपको जो चीज चाहिए ना वो आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा। तो एहसन तालिश एक ऐसे डायरेक्टर थे कि जिन्होंने जब सुनो चंदा को जो उनका आइडिया उनके सामने आया, वो राइटर का जो दिमाग होता है उसको पढ़ लेते हैं, वो देख लेते हैं कि क्या करना चाह रहा है, क्या लिखना चाह रहा है। उन्होंने उस आइडिया को वैसे ही कंसीव किया जिस तरह से वो मेरे दिन में था, जैसे वो हम टीवी के कंटेंट हेड के दिन में था या MD की जो थी सायरा थी उनके दिन में था, एज इट इज वो हो गया। लेकिन अब मसला ये हुआ कि रमजान में बीच में मेरा ख्याल है 1 मंथ शायद रह गया था। सीरियल की जो एपिसोड्स थी वो 8-10 थी, सीरियल शूट पे जा चुका था और मैं इतने बुरे तरीके से फंस चुकी थी वहां पे, कराची में स्टक हो गई थी, अपनी जॉब से मैं छुट्टी लेकर आई हुई थी। और अब सुनो चंदा ऐसे लिखा जाता था कि मैं चली जाती थी चैनल के ऑफिस में, उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि आप रिलैक्स होकर बैठ के यहाँ पे लिखें, रात को मैं एपिसोड देके चली जाए। मैं मगरिब के टाइम तक बैठ के वहां पे लिखती थी, एपिसोड देती थी, वो एपिसोड अगले दिन वहां पे जाता था लोकेशन पे उनके शूट पे, और वहां पे शूट होती थी चीजें। यानी कि बात चीजें ऐसी भी थी जो
बिल्कुल रात को लेके गई और अगले दिन वो उनके सीन जो थे शूट हो रहे थे। तो ओहो! ये इतने प्रेशर में लिखा गया ड्रामा है कि इस ड्रामे को लिखते हुए मुझे कतई हँसी नहीं आती थी, मैं कतई भी इसको एन्जॉय नहीं करती थी। मुझे एक प्रेशर था कि मैंने इसको खत्म करके अपने घर वापस जाना है इस्लामाबाद। मैं बस हाँ, इसको हाँ। हाँ, लेकिन वो जब मैं लिख रही थी साथ-साथ वो ऑन एयर होना शुरू हो गया, तभी रमज़ान भी आ गया। अभी आप सोचिए कि इसकी जो मैंने लास्ट एपिसोड थी सीज़न 1 की, हुँ, वो हुँ। ईद से कोई 3 या 4 दिन पहले दी थी। और अच्छा। इसमें जितने एक्टर्स काम कर रहे थे, वो चाँद रात तक उन्होंने शूट किया। वो बेचारे जो ओह! लाहौर से आए हुए थे, उन हाँ, सबकी फ्लाइट्स थी। वो आखिरी जो उनका एक बड़ा वो था इवेंट था, हाँ, जिया और हाँ। अरसल की शादी वाला, जी, जी। उसको वो अटेंड करके फ़ौरन वहीं से एयरपोर्ट गए हैं, अगले दिन ईद का वो था। तो वो मुझे हाँ। दरमियान में जब ऑन एयर होना शुरू हुआ, एक रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया सुनो चंदा का, हुँ। ऐसे एक हाइप सी क्रिएट हो गई, तो मैं हैरान हो रही थी कि क्या ऐसी चीज़ मैंने लिख दी है। लोगों को क्योंकि ना एक बहुत अरसे बाद एक फैमिली ड्रामा जो था वो देखने को मिल रहा था, क्योंकि हाँ, उसमें मैंने एक दानिस्ता कोशिश की थी कि मैं हर एज ग्रुप का एक कैरेक्टर रखूँ। हाँ, डीजे बिल्कुल। बच्चों को वो कर रहा था, नुमाइंदगी कर रहा था, बीजान बड़ों की। फिर हुँ, मेरी बड़ी दिल से ख़्वाहिश थी कि पीटीवी के दौर में जो हमने ड्रामास देखे हुए हैं, तो मैं कोई ऐसा ड्रामा देखूँ जिसको पूरी फैमिली बैठ के एन्जॉय कर सके। उसमें हुँ, कुछ ऐसा ना हो कि यानी उसमें हम मैं कुछ मैसेज भी दे सकूँ, एक फैमिली जो है एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। हुँ, तो हुँ, बस सुनो चंदा फिर इस तरह से लिखा गया पहला जो सीज़न था, उसको हुँ। माशाल्लाह अल्लाह तो पाक ने इतना ये ज़्यादा जब आप इतने प्रेशर में लिख रही थी सायमा और तारीफ़ें सुन रही थी इर्द-गिर्द से कि इतना कोई हिट ड्रामा जा रहा है ये, तो उस वक़्त मतलब आप देख रही थी साथ-साथ टीवी पे जब चल रहा था या फिर आपने बाद में ही देखा है रमज़ान के? मैं साथ-साथ देख रही थी, मैं साथ-साथ रात को डेली एपिसोड देखती थी, फिर उसी रात को मैं एहसन तालिश को फ़ोन करती थी, "एहसन भाई ये क्या हो गया?" क्योंकि इतनी इमरजेंसी में जब आप कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। हाँ, हाँ। कंटिन्यूटी के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे बीच में। पूरी टीम बहुत एफर्ट लगा रही थी और जब बीच में उनको आना शुरू हो गया, रिस्पॉन्स अच्छा मिलना शुरू हो गया, तो वो ज़ाहिर है एक आपको पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है, आपका एनर्जी का लेवल ही हाई हो जाता है। तो हुँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इन लोगों ने खुद से भी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली हैं। एहसन भाई ने अपना वो माशाल्लाह लाहौर से उनका ताल्लुक है। एक हुँ, लाहौरियों वाला जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर उनके अंदर है। हुँ, हुँ। ये थी जैसे अपनी नादिया अफ़ग़न थी, वो भी नादिया लाहौर का से थी। हाँ, हाँ। तो हर हर बंदे का अली सफ़ीना थे, तो हाँ, हाँ। वो यूँ लग रहा था कि जैसे अंगूठी में नगीने की तरह हर कैरेक्टर जो था इसके अंदर बिल्कुल। फिट हो गया था। बिल्कुल, सही बात है और इस ड्रामे ने बहुत सारे लोग जो मतलब जैसे नादिया अफ़ग़न है, बहुत अरसे से काम कर रही हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम शुरू से किया है, लेकिन इनको एक नई पहचान इस ड्रामे की वज़ह से मिली है। बिल्कुल एक नई पर्सनैलिटी निकल कर आई ना कि ये इतनी मैच्योर, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर सकती हैं, इतना अंदाज़ा लोगों को पहले नहीं था। फरहान सईद, सुनो चंदा के बाद फरहान सईद की वैल्यू ही अलग हो गई है। इकरा अज़ीज़ अगर मतलब देखा जाए तो हुँ, इकरा हुँ। अज़ीज़ के करियर में बहुत बड़ा ये एक ऐसा ड्रामा है जिसके बाद इकरा अज़ीज़ को बहुत शोहरत मिली है और हर प्रोजेक्ट में अब इकरा नज़र आ रही होती हैं। तो इस ड्रामे ने बहुत सारे लोगों को पहचान दी है। उन्होंने उनको ही नहीं, उन्होंने मुझे पहचान दिया सुनो चंदा ने। उनके जो डायरेक्टर है एहसन तालिश, उनका तो ख़ैर माशाल्लाह पहले से एक बहुत नाम था। हुँ, लेकिन एहसन भाई हों या मैं हूँ या हम सारे जितने लोग थे, सबको अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी उस प्रोजेक्ट के ज़रिए। वो एक मेहनत जो थी उसके पीछे आप यकीन मानिए कि जब मैं घर से निकलती थी सुबह ऑफ़िस के लिए, तो मेरे फादर इन लॉ मुझे कहा करते थे कि मैं बड़ा घर आके टेंस हो जाती थी कि मुझसे एपिसोड लिखे नहीं जाते थे। राइटर्स ब्लॉक शुरू हो जाता था, स्टक हो जाता था ज़हन। कोई हुँ, लिखते वक़्त आप यकीन माने मेरा वो वाला हाल होता था कि जब मेरा कंटेंट हेड शहज़ाद पढ़ रहे होते थे, तो मैं उनके फेस की तरफ देखती थी कि अगर ये स्माइल करेंगे तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो है कोई लाइट मूड की चीज़ है, ये लोगों को भी हँसाएगा। और हुँ, अगर वो बिल्कुल उनका चेहरा होता था, स्पार्क होता था ना, तो मैं डर रही होती थी कि नहीं अभी मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ये भी होता था कि खुद लिख के पूरी एपिसोड में डिलीट कर देती थी कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो लोगों को देखने में क्या मज़ा आएगा। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मैंने सुनो चड्ढा को लिखते हुए बिल्कुल एन्जॉय नहीं किया। मैंने हैरत उसको की बात देखते है। हुए भी एन्जॉय नहीं किया। हाँ, मुझे मैं तो इतने बहुत हैरत स्ट्रेस हो रही में है इस थी। बात पे क्योंकि उसकी तो इतनी एक-एक लाइन इतने मज़े की है। अच्छा पता है मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि रमज़ान की जितनी भी हमारी एक रिवाज है बहुत अरसे से कि रमज़ान में कोई ना कोई हुँ, सीरियल हर हुँ। चैनल कोशिश कर रहा होता है कि एक रमज़ान का दे और हमेशा मतलब मुझे ना कोफ्त सी हो रही होती थी, यार ये क्या है? हर दफ़ा रमज़ान पे लेकर आ जाते हैं और यही वाला टॉपिक हो रहा होता है कि रोज़ा कोई रखना नहीं चाह रहा है, ज़बरदस्ती रोज़ा रख रहा है, ये रोज़ा तोड़ दिया, इस किस्म के जो मज़ाक हैं उस पे हँसी भी नहीं आती थी।
ये पहला ड्रामा है जो पता नहीं मैंने कैसे देख लिया। मतलब पहली एपिसोड देख ली, जबकि मैं जैसे कह रही हूँ कि मेरा मूड ही नहीं होता था रमज़ान के ड्रामे देखने का। इत्तेफ़ाक की बात है कि इसकी पहली एपिसोड मैंने देखी, तो मतलब अच्छा लगा एकदम से ना, हुआ कि दूसरी किस्त आएगी तो उसका इंतज़ार हुआ। और फिर देखते-देखते आप ऐसे आदी हो गए कि जिस दिन अगर मतलब कभी होता था कि टाइम नहीं मिला, कुछ है, आप नहीं देख पाए, तो एक बेचैनी-सी होती थी कि जल्दी से सुनो चंदा देख लो। तो ये तो इस तरह का ड्रामा है जिसने एक-एक सीन, एक-एक डायलॉग ने अपनी ग्रिप में रखा है सब लोगों को। एक्चुअली इसके जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना, वो स्ट्रॉन्ग जब कैरेक्टर्स बन जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको कास्ट मिल जाती है ना, तो आपका ड्रामा वैसे ही 50% जो ना खड़ा हो जाता है ना। आपको हुँ, आप सोचें कि जब मैं सोचती थी नादिया अफ़्फ़न को सोच के मैं लिखती हूँ कोई जुमला, तो मेरे दिमाग से खुद जुमला निकलता है, नादिया की हुँ, पर्सनैलिटी को देख के। इसका हुँ, मुझे एक जो था मुझे पॉज़िटिव जो मुझे चीज़ लगती है सोनू चंदा की, वो ये थी कि इनके जो डायरेक्टर थे वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उन्होंने हुँ, यूँ किया कि एहसन भाई ने मुझे घर की जो लोकेशन थी, उनकी वीडियोज़ बना-बना के भेजी कि सायमा आप ये देखें कि जब आप लिखेंगी, तो कहाँ-कहाँ पे इंटरैक्शन हो सकता है हमारे हीरो का। उनकी जो स्टेयर्स थी वो मेरा फ़ेवरेट एक प्लेस होती है ना किसी भी घर में, हुँ, वो थी। तो वो पूरा घर मुझे ज़बानी जो था वो याद था। फिर मैं शूट पे गई हूँ, इन्होंने मुझे सारी कास्ट से मिलाया है। तो हुँ, जब आपको पता होता है कि ये फलाँ बंदा जो है ये आपका रोल करेगा, तो तब भी आप लिखते वक़्त आपके ज़हन में उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो हैं वो बन जाती हैं। तो ये मेरे हुँ, लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि हुँ, बहुत अच्छा डायरेक्टर मुझे मिला, बहुत अच्छी मुझे कास्ट मिल गई। हुँ, जिस तरह का वो एक सीरियल था जैसा हम बनाना चाह रहे थे वो वैसा बन गया। हालाँकि बहुत इतनी शदीद गर्मी में एक दफ़ा मैं गई हूँ लोकेशन पे, तो मैं हुँ, हैरान हो रही थी कि वो लोग यार शूट कैसे कर रहे हैं? ना कोई एसी है वहाँ पे, हुँ, इतना ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है और इतनी हेवी लाइट्स हैं, उसके आगे फरहान और बेचारी इकरा जो है वो खड़े होके डायलॉग्स बोल रहे हैं। इतनी शदीद गर्मी में तो ये मैं कहती हूँ कि वो लोग सही इसके जो है ना वो चैंपियन है भई, वो उनका काम ज़्यादा मुझे लगता है कि मुश्किल था जो उन्होंने किया। वो हुँ, इसलिए कि उनको व्यूअर्स का प्यार मिल रहा था, उनको सोशल मीडिया पे एप्रिसिएशन मिल रही थी। इस हुँ। वजह से वो चीज़ें निकल गई। फिर सीज़न लेकिन 1 आया तो किसी भी, सीज़न 2 तो मैं तो फिर वही बात बोलूँगी सायमा, कि किसी भी कहानी मतलब कोई भी ड्रामा हिट हो ही नहीं सकता अगर उसकी कहानी अच्छी ना हो। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब आपका तो पूरा का पूरा रोल है इसमें। अच्छा सायमा, मैं अभी अब हम चलते हैं एक गाने की तरफ जो कि आपका फ़ेवरेट ट्रैक है, उसके बाद वापस आएँगे तो हम आपके आने वाले ड्रामों के बारे में भी बात करेंगे। और साथ-साथ मैं चलिए आपसे ये ठीक भी है, ज़रूर ज़रूर। पूछना चाहूँगी कि इतनी जो घर-घर हो रही है तो सायमा ने अपना घर कैसे रखा हुआ है? मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी। मुझे लग रहा है घरों से, इंटीरियर डिज़ाइन से और इन सब चीज़ों से ना आपको बहुत लगाव है, तो इसके बारे में आके ज़रूर पूछेंगे। इस वक़्त आपका एक फ़ेवरेट ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ। आप हमारे साथ ही रहें। चलिए ठीक है। ज़रूर, ज़रूर, क्यों नहीं। राइट स्टार्स, आप सुन रहे हो 107 एफएम और मेरे साथ मौजूद हैं सायमा अकरम चौधरी। मैं उनसे पूछ रही थी कि घर को अच्छा रखने का कितना शौक है? जी सायमा। मुझे घर को अच्छा रखने का तो मैं विश मेरी जो फ्रेंड्स हैं मेरी वो उनको बड़ा जो मुझे बहुत करीब से लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं इस मामले में बहुत टची हूँ, अपने घर है के ना? मामले में। आपकी बातों से अंदाज़ा हो गया था। मैंने कहा यार मतलब हर कहानी घर को देख के लिखी जा रही है अगर, तो इसका मतलब है कि अपने हाँ, घर को तो बहुत अच्छा रखा होगा। अभी भी यूँ होता है कि हम लोग कभी रात को निकलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड या कभी कहीं जा रहे हों, तो रास्ते में मुझे कोई अच्छा घर नज़र आ जाए तो मैं खड़े होके उसको ज़रूर देखती हूँ। लेकिन हमारा असल में प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो हमें ये होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से रेज़िडेंस मिलती है। तो हुँ, उसको आप जितना अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो तो प्रॉपर कोशिश तो यही होती है। लेकिन जो भी आता है घर में तो मेरा तारीफ़ तो वो करता है क्योंकि मुझे एक बुक्स का बड़ा शौक है। घर में हुँ, अच्छा जो है वो इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। हुँ, लेकिन मसला ये है कि मेरा सबसे बड़ा कि मैं खुद भी जॉब करती हूँ तो मुझे घर के अपने घर को भी देखना है, मुझे अपनी जॉब को भी देखना है, मुझे अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग को भी देखना है। हुँ, मेरे घर में गेस्ट भी बहुत आते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, हम हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स को रेज़िडेंस मिलती है तो वहाँ पे हम रह रहे होते हैं। तो जो भी हमारी फैमिली में बीमार होता है या किसी को भी कोई इश्यू होता है तो वो फिर हमारी तरफ ही आते हैं। तो इस वज़ह से ना एक सोशल लाइफ़ भी बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम हुँ, चीज़ों को साथ लेके ही हमें जो है वो चलना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है, बड़ों की दुआएँ हैं। तो बस हुँ। अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी होता जाएगा।
माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ग्रेट। माशाल्लाह आप पढ़ाती भी हैं और उसके साथ-साथ आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को लेके चल रही हैं, तो मुझे ये अंदाज़ा तो हो रहा है, जैसे अभी आपने सुनो चंदा के बारे में बताया था, कि प्रेशर में आपसे बहुत अच्छा काम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता है सैमा, कि जिनके ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उनकी ज़्यादा जो सलाहियतें हैं, वो निखर के सामने आती हैं। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपका शुमार उन्हीं लोगों में से होता है, कि जब भी कोई प्रेशर होता होगा, बड़ी एक साथ बहुत सारे काम आ जाते होंगे, तो साइमा उस काम को सबसे बेहतरीन तरीके से करती होंगी। वो ऐसे ही है, मुझे अभी कोई किसी प्रोड्यूसर की तरफ से कॉल आ जाए या हमें सुबह तक चाहिए कोई चीज़ जो है ना, हुँ, आप यकीन मानिए कि वो दिमाग जो मेरा 4 दिन से नहीं चल रहा होता है ना, वो 4 घंटों में वो चीज़ निकल के सामने आ जाती है। प्रेशर जो है ना वो काफ़ी बाज़ औक़ात अच्छा भी होता है, बाज़ औक़ात बुरा भी होता है कि बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि आप खुद लिखना चाह रहे हैं लेकिन आपसे लिखा नहीं जा रहा होता ना, एक राइटर्स ब्लॉक भी चल रहा होता है ना जिसका हमें सबसे ज़्यादा अ, हम लोग फेस कर रहे होते हैं तमाम राइटर्स इस चीज़ को। तो इन सारी हुँ, चीज़ों के साथ और दूसरा राइटिंग का जो प्रोसेस है वो हर वक़्त नहीं हो सकता। ये बात हमारे डायरेक्टर्स को, हमारे प्रोड्यूसर्स को भी समझने की उनको ज़रूरत है कि हुँ, बाज़ औक़ात उनको लग रहा होता है कि शायद ये राइटर जो है ये वैसे ही वो कर रहा है लेम एक्सक्यूज़ेज़ दे रहा है, तो ऐसा नहीं होता। हुँ, आप चाह के भी नहीं लिख सकते। आप यकीन माने अगर ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप एक जुमला भी बना सकें। हुँ। जो तो जब कभी इस तरह का फ़ेज़ आता है तो तब पता चलता है कि ये वाक़ई अल्लाह ताला की तरफ से ही है, उस वहाँ से मिली हुई सलाहियत है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। हुँ, अदरवाइज़ ये इंसान के अपने बस की बात नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी ड्रामा, जब मतलब कोई ड्रामा हो या कोई फ़िल्म हो, उसका जब सीक्वल बनता है, तो लोग मतलब अमूमन एक्सपेक्ट भी बहुत कर रहे होते हैं कि इसका कोई सीक्वल आना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो आता है, तो वो नाउम्मीद हो जाते हैं कि नहीं यार, ये वो वाली चीज़ नहीं, मायूस हो जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन आपका सीक्वल भी जो था, सुनो चंदा 2 पार्ट 2 जब आया है, तो उसको भी लोगों ने इतना एप्रिशिएट किया कि मेरा ख़्याल है आप वो वाहिद राइटर होंगी जिससे 3rd की भी डिमांड की जा रही थी। और आप सुन-सुन के बहुत चिढ़ ज़्यादा। रही होंगी अब तक, है ना? हाँ। कि कितने लिखूँगी चंदा के। वो एक्चुअली ये था कि सीज़न 2 जो था असल में लोगों को जब कैरेक्टर्स के साथ प्यार हो जाता है ना, फिर वो ना वो स्टोरी को देखते हैं, ना वो दूसरी चीज़ों को देखते हैं। उनको वो कैरेक्टर्स चाहिए ना। अभी भी यकीन माने कि जो जितना मुझे पूरी दुनिया से रिस्पॉन्स मिलता है, वो एक तरफ, और एक जो इंडिया की तरफ से मुझे एक फैन फॉलोइंग मिलती है ना, सुनो हुँ, चंदा के ऊपर, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि बिल्कुल। वो उनकी और हमारी लैंग्वेज चीज़ें काफ़ी कुछ मिलती-जुलती हैं, तो वो लोग ज़्यादा इन चीज़ों को जो है वो लाइक करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनका ड्रामा सॉरी टू से वो इतना अच्छा नहीं होता ना, वो जो हुँ, है। हुँ, तो मूवीज़ में तो ख़ैर वो माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका काम है, लेकिन ड्रामा साइड थोड़ी-सी वीक है उनकी, मुझे लगती है, स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुँ, ये सीज़न 2 जो है व्यूअर्स को तो अच्छा लगा था, लेकिन जो मेरी जो थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन थी ना, बीइंग अ राइटर, हुँ, मुझे वो इतना मज़े का नहीं लगा। जो मैं आपको एक बात बताऊँ कि एज़ कंपेयर टू सीज़न 1, क्योंकि सीज़न 2 में हुँ, मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो ज़्यादा आगे थे, और हुँ, स्टोरी जो थी उसमें मार्जिन कम था। अब आप यकीन मानिए कि लोगों को जीआर से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि जब इन दोनों का आपस में झगड़ा होता था, तो लिटरली मुझे फरहान जो है वो मैसेज करके कहता था कि प्लीज़ आप मुझे इस तरह से ना दिखाएँ, लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप जिया के साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? यानी कि लोग इतना पर्सनल हो जाते हैं कि वो उनको या दोनों की लड़ाई होती थी तो तब वो टेंस हो जाते थे, दोनों का प्यार जब चलता था तो मेरी कहानी रुक जाती थी। ज़ाहिर है जब आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा तो आप कैसे लिखेंगे? हुँ, अभी भी मैं उनको एग्ज़ैक्टली। कहती हूँ कि सीज़न 3 में कोई स्टोरी नहीं है, बस खत्म हो गई है, लेकिन वो लोग नहीं मानते इस चीज़ को। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और उनको ये है और इंडिया से ही कि मेरे नहीं पास आप आपके निकाल लिए लें। बहुत सारे सवालात इसके आए थे कि प्लीज़ मैम, पता तो है कि सीज़न 3 नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी पूछना ज़रूर कि क्या कोई उम्मीद है आने की कभी? सीज़न 3 मैं आपको बताऊँ कि ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर ना। हुँ, जिस दिन वो इंटरेस्ट लेंगे, उनको लगेगा कि हाँ, इसको बनना चाहिए, तो वो आ जाएगा। असल में स्टोरी जहाँ पे जाके ख़त्म हुई है, वो हुई है यूके पे, कि दोनों वो निकल रहे हैं। अगर हम उसको वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो हुँ, उसके बाद 2 सालों से आपके सामने है दुनिया के हालात कैसे हो चुके हैं। उसमें हुँ, थोड़ा जो है ना मुश्किल वो लग रहा है, या फिर ये होता है कि हम स्टोरी को वहाँ से स्टार्ट करें कि वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके वापस आ रही है पाकिस्तान, तो वहाँ से स्टार्ट करें। हुँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मुझे यूँ लगता है कि जो चीज़ें जो होती हैं उनको एक खूबसूरत मोड़ पे लाके ख़त्म कर देना चाहिए। हुँ। उनको जब हम ज़्यादा खींचते हैं तो उनके अंदर की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। ये तो है, बीइंग अ बिल्कुल सही राइटर बात मैं है। हाँ,
तो बिल्कुल सही लेकिन बात है। अब लोगों का प्यार है, अब देखें जिस तरह से सीजन आ रहे हैं, खुदा और मोहब्बत है, सीजन 1 जो था बहुत उसका आउट क्लास गया था, सेकंड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हुँ, थर्ड अब माशाल्लाह बहुत अच्छा थर्ड जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है, तो बिल्कुल। हाँ, थर्ड बहुत अच्छा जा रहा है, तो हो सकता है कि सीजन 3 जो है आने वाले वक्तों में कभी गुड, मोमना भाभी को लगे तो वो कहें कि इसको बनाएं, तो फिर इंशाल्लाह हम जरूर बनाएंगे। चैलेंज हमें तो चैनल ज़बरदस्त, की तरफ से या प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जब कहा जाएगा तो हम लोग उसको कर लेंगे ना। ये करेंगे, मैं गुड। आपके इस एफएम के जरिए बताना चाहती हूँ कि वो व्यूवर्स जो कि हमसे नाराज है, मुझसे या एहसन तालिक साहब से, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। राइटर हुँ, या डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, ड्रामा बनाने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब वो हुँ, कहेंगे तब ड्रामा बनेगा, ड्रामा हमारे हुँ। कहने से नहीं बनता। सही। चले भाई, सादिया अख्तर इंडिया से ही है ये भी, और नबिया हैं, इन सब लोगों ने मुझसे सवाल किया था, तो आप लोगों को भूमिका, इन आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि कभी ना कभी उम्मीद ज़रूर है सीज़न 3 की। अगर कभी ऐसे प्रोड्यूसर्स का इरादा बना तो साइमा बिल्कुल इसके लिए तैयार है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे 2 सीज़न्स गए हैं वैसे ही आपका ये वाला भी बहुत अच्छा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा हाँ, साइमा, मुझे ये इंशाल्लाह ताला बताएँ जरूर। जी, अच्छा मुझे ये हम्म। बताएँ कि इस वक़्त मतलब सुनो चंदा की एक हाइप, और दूसरी तरफ अब रमज़ान के 2-2 माशाल्लाह से सीरियल्स आ रहे हैं आपके, चुपके चुपके और इश्क जलेबी। तो वो प्रेशर है कि सुनो चंदा जैसा रिस्पॉन्स इन कैरेक्टर्स को इस ड्रामे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2-2 है माशाल्लाह से इस दफ़ा। जी बिल्कुल, दो दो हैं, स्पेशली जो था चुपके चुपके, चूंकि हम टीवी से आ रहा है और सुनो चंदा हम टीवी का सीरियल था, तो वो एक प्रेशर भी है। अभी भी जब मैं इसके लगाती हूँ जो है टीजर्स वगैरह, तो फौरन उसके नीचे आ जाता है वी वांट सुनो चंदा सीजन 3, इस तरह की डिमांड्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें वक्त से पहले जो है इसको डिसाइड नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि चुपके चुपके सोना चंदा से भी ज्यादा अच्छा जाए, क्योंकि हुँ, मैंने इस पे मेहनत बहुत ज्यादा की है, कैरेक्टर्स उसके बनाए हैं, उसको थोड़ा सोना चंदा से डिफरेंट रखा है, लेकिन एक फैमिली ड्रामा बनाया है जिस तरह से पहले से था। स्टोरी हुँ, हुँ, बिल्कुल डिफरेंट है सोनो चंदा से, लेकिन स्टोरी मजे की है। जो एक मुझे अंदाजा हो गया था ना कि हमारे जो लोग हैं वो क्या चीज देखना चाहते हैं। हुँ, हुँ, तो चुपके चुपके एक फुल लाइट कॉमेडी सीरियल है। जो हुँ, इश्क जलेबी है वो थोड़ा सा डिफरेंट उसका फ्लेवर है। वो एक हुँ, रोमांटिक लेकिन इमोशनल ड्रामा है। उसमें मैंने कुछ मेरे कुछ चीजें थी जिनको मैं एड्रेस करना चाह रही थी हुँ, हुँ, एज ए स्क्रिप्ट राइटर। तो उन हुँ, चीजों को मैंने उसमें मेंशन किया है कि एक स्ट्रॉन्ग उसके पीछे एक रीजन थी इश्क जलेबी को लिखने की। तो दोनों एक डिफरेंट स्टोरीज हैं, दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। एक चीज दोनों में जो है वो मजे की है कि वो मेरा एक मखसूस स्टाइल है, जो आपको शायद मेरी चीजों में नजर आएगा। वो एक पंजाबी टच है, वो आपको हुँ। कोई ना कोई एक आध कैरेक्टर जो है वो जरूर नजर आएगा, क्योंकि मैं खुद भी पंजाबी हूँ और मुझे लगता है कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर पंजाबियों का होता है वो मेरा ख्याल है कि किसी भी कौम में नहीं है, जितना ये मजे तो का वो बोलते मुझे हैं। बिल्कुल, ये सुनो चंदा के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि पंजाबी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वाकई बड़ा कमाल का होता है। इससे पहले तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन ये कि जुगतबाजी वगैरह हमेशा पंजाब की बड़ी मतलब मशहूर है ही, लेकिन सुनो चंदा में जो वो निखर के सामने आई है ना चीज, एक तो ना सिर्फ ये पंजाबी, आपने जो जलाल भुप्पा वाले जो डायलॉग्स लिखे वो भी बड़े कमाल के थे। वो पश्तो उनका एक्सेंट था, लेकिन वो भी बड़े कमाल के थे, तो ये हाँ। तो है। तो इंशाल्लाह में वो देखने को मिलेगा। तो मैं ये भी पूछना चाह रही थी साइमा आपसे कि ये जो पंजाबी इस तरह के जो जुमले जो नादिया अफगन वाले थे, तो ये मतलब कोई था कैरेक्टर इस तरह आपके इर्द-गिर्द जिसको देख के आप मुतासिर हुई थी, या क्या आपके अपने अंदर की ये चीज़ थी जो यार निकल कर हमारी आई जो थी? फैमिली है ना, हाँ। हमारी जो फैमिली है, जैसे मैं हूँ या मेरे इन-लॉज हैं, मेरे इन-लॉज तो खैर से माशाल्लाह इंडिया से माइग्रेट होके आए थे यहाँ पे पाकिस्तान में। तो जब सीजन 1 में और सीजन 2 के दरमियान तक मेरे फादर इन लॉ जो थे वो जिंदा थे उस टाइम पे, वो मुझे बहुत दुआएं देते थे और हमेशा कहते थे कि तुम्हारा ये ड्रामा इतना अच्छा जाएगा, मैं नहीं होऊंगा लेकिन तुम्हें अवार्ड मिलेगा। और हुँ, वाकई जब मुझे अवार्ड मिला था एज ए बेस्ट राइटर सुनो चंदा के ऊपर, तो मुझे उनका ये जुमला याद आया था। तो ये इनमें से बहुत सारे जुमले मैंने उनके मुंह से सुने थे। इनमें से बहुत सारे जुमले जो है वो मैं अपनी मदर के मुंह से सुनती थी। अपनी फैमिली में जो हमारे हैं खवातीन हैं, सारे पंजाबी स्पीकिंग है, तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा ही है, शहाना हुँ। वाला। बल्कि मेरे जो बहुत करीबी लोग हैं वो मुझे अक्सर कहते हैं कि तुमने शहाना में अपना आप ही उठा के डाल दिया है, अच्छा। क्योंकि मैं भी बाज़ औक़ात इस तरह के ही जुमले बोल रही होती हूँ। तो वो हाँ। उसको लिखने में मुझे बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना पड़ा, वो मेरे अंदर हैं वो चीज़ें, वो अच्छा, शहाना वाली सीरियसली? चीज़ें। मतलब मैं चेहरे से तो साइमा आप इतनी संजीदा मिज़ाज की लगती हैं जो आपकी तस्वीर है, लेकिन आप अंदर से इतना मतलब ज़बरदस्त किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। वो तो डेफिनिटली है जो जब हमें कहानियों में नज़र आता है। अभी तो महविश मैंने बहुत चेंज किया है, क्योंकि मैं आपको पता है कि कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैं लेक्चरर हूँ।
आजकल मेरी पोस्टिंग जो है वो बॉयज कॉलेज में है, तो ज़ाहिर बॉयज को भी अपने बढ़ाना है, तो वहां पे एक जो एज ए आपको लेक्चर जो है अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ता है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी संजीदगी या मेच्योरिटी आ रही है। अदरवाइज मुझे चीजें ऐसी ही पसंद है, सुनो चंदा जैसी अच्छा। पसंद है, और आम लाइफ में भी ऐसी ही है। अब आके थोड़ा टाइम हो गया जब से मैं आ गई हूँ, जॉब में आई हूँ, तो जरा चेंज आ गया पर्सनालिटी में, अदरवाइज पहले मैं ऐसी ही थी। अच्छा, तो चलो सही सही। जो मेरी इश्क जलेबी ड्रामा है, उसकी हम्म सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि वो पूरा ड्रामा ही एक ऐसी फैमिली का है जो कि पंजाब से बिलोंग करती है, हम्म सियालकोट से ताल्लुक है जिनका। और हम्म उसमें सारे ही कैरेक्टर जो हैं, ईसा गजल इतना मजे के वो जुमले बोल रही हैं, नूरुल हम्म, हसन साहब इतने मजे के पंजाबी के वो जुमले, यानी कि बोलेंगे वो उर्दू ही, लेकिन उनका जो एक्सेंट है वो पंजाबी है, और वाह, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो पंजाबियों वाला ही है। तो उस जबरदस्त। ड्रामे में है कि इश्क जलेबी में भी ये जो है चुपके चुपके, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये तो बहुत ही शरारतों वाला ड्रामा है। इश्क जलेबी में थोड़ा सा मैंने जो है वो कुछ चीजें थी जो बहुत सीरियस थी, लॉकडाउन था, कोरोना था, इन सारी चीजों को मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और वो जो कैरेक्टर है इश्क जलेबी में कवि साहब जो कर रहे हैं, वो हम्म, मैंने तख्लीक किया अपने फादर इन लॉ जो है उनको खराजी तहसीन पेश करने के लिए, वो कैरेक्टर जो है वो मैंने बनाया है। और अच्छा। मुझे उम्मीद है कि जितने दिल से मैंने इसको लिखा है, कवि साहब ने उतने ही दिल से इसको परफॉर्म किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि बिल्कुल। ये मेरी भी लाइफ की स्टोरी है। ऐसे हम्म ऐसे फादर की स्टोरी है जिसके बेटे, जिससे जिनको अपने दोनों बेटों से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि ये हम्म दो मेरे बेटे नहीं, ये मेरे दो बाजू हैं। और वो हम्म दोनों जो है वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, अपने बाप को अकेला छोड़ के, एक अमेरिका चला जाता है, एक कनाडा चला जाता है। तो हम्म बाप की एक्सपेक्टेशंस, वो चीजें जो है ना वो हर्ट होती हैं। और हम्म लॉकडाउन में जब उनको पता चलता है कि बाप जो है वो अब बीमार है, अब हम्म प्रॉपर्टी भी लेनी होगी, तो जो वापस आते हैं तो फंस जाते हैं आके ना लॉकडाउन में, हम्म, यहाँ आके। तो वो सिचुएशंस, और फिर मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि जो हमारे माँ बाप होते हैं उनको बच्चों का पैसा नहीं चाहिए, उनको बच्चों का प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, बिल्कुल। तवज्जो चाहिए। हम क्या हम्म समझते हैं कि हम बाहर से जाके उनको डॉलर्स भेजेंगे या उनको हाँ, एक अच्छा वो देंगे, हम उनकी कभी भी सारी जिंदगी उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसका कर्ज नहीं उतार सकते। तो वो एग्जैक्टली। एक ऐसा टॉपिक है। जब मैं अपने फादर इन लॉ को देखती थी, वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे, उनके 5 बेटे थे माशाल्लाह, हम्म पांचों ही हम जो थे मुख्तलिफ जगहों पे हमारी पोस्टिंग्स थी। और वो, और उस घर में मेरी मदर इन लॉ नहीं थी, लेकिन वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो हम्म वो वाली जो फीलिंग्स, वो चीजें, वो आते थे 2 महीने के लिए, कभी मेरे पास, कभी दूसरी जो थे अपने बेटे के पास, लेकिन उनको सुकून अपने उसी घर में मिलता था जो हमारा रहीम या खामे घर था। तो हम्म वो चीजें मेरे, मुझे लगता था कि अब्बा जी का कर्ज है मेरे ऊपर ना, मुझे उनको उतारना चाहिए। हम्म, मुझे उनको ना, तो वो कवि साहब ऐसा ही कैरेक्टर है जिसको मैंने बहुत दिल से, जिनका लिखा है, और उन्होंने बड़े दिल से उनको परफॉर्म किया है, सही। तो इश्क क्योंकि उनके जलेबी अपने में बेटे कवि भी दोनों खान है। बाहर हैं। जी, वहाज है। जी, इश्क और जलेबी में कवि खान है, वहाज है, मदीहा इमाम है, हम्म और ईसा गजल है, नूरुल हसन साहब हैं, महमूद साहब हैं, वो जो बुलबुले में आते हैं, हम्म काशिफ भट्ट साहब हैं, हम्म उसामा है, उसामा खान, जो यंग उसमें है। जी जी तो जी। अच्छी कास्ट है उनकी, स्टोरी जो है उनकी बड़ी इमोशनल स्टोरी है, एक हम्म, बाप की जर्नी है, एक लव, जबरदस्त। यंगस्टर्स का लव है, वो है। चुपके हम्म चुपके तो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है, वो दो दादियां हैं, सॉरी, जो कि एक दूसरे की सौंक में भी हैं। और अच्छा। उनके एक दरमियान में जो कंपटीशन चलता है, उनके हम्म बच्चों के दरमियान में जो पड़ोसी भी हैं। और जो हम्म सबसे बड़ी मजे की बात है कि जो दादा साहब हैं वो इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने पहले भी लव मैरिज की थी एक पंजाबी खातून के साथ, और कुछ अरसे, हम्म 2 महीने के बाद उनको एक सराइकी फैमिली की खातून से प्यार हो जाता है। तो दोनों शादियां उनकी आगे पीछे होती हैं। खुद हाँ वो इंतकाल कर गए हैं, तो पीछे उनकी जो जनरेशन है ना, अब हाँ। वो किन मसाइल का शिकार है, तो चुपके चुपके ड्रामा उस पे बेस करता है। वाह, जबरदस्त। दोनों ही ड्रामों में मुझे लग रहा है कि बहुत मार्जिन है और बहुत मजा आने वाला है रमजान में। चलिए हम मजीद बातें करेंगे सामा, मेरे पास बहुत सारे आपके लिए सवाल आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक और आपके फेवरेट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे तो अब लिसनर्स के सवाल की तरफ आऊंगी मैं, ठीक है? जरूर जरूर, चलो ठीक है, हाँ जरूर सुनाए। राइट लिसनर्स, लाइव एंड डायरेक्ट 107 एफएम, और मैं आपके साथ, आपके प्रेजेंटर मेरे साथ मौजूद हैं साइमा अकरम चौधरी, और उनसे अब हम करेंगे आप ही के सवाल। जी साइमा। जी मैं विश। जी, तो अब आ जाते हैं लिस्टर्स के सवालों की तरफ। आपके लिए बेशुमार सवाल मेरे पास आए हुए हैं। सरदार वाजिद नसीम ने आपसे पूछा हुआ है, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहा है, और साथ में इनका सवाल ये है आपसे कि सुनो चंदा में जो पश्तो डायलॉग बोले गए हैं वो आपने लिखे हैं, आपके कैसे जहन में आया कि इसमें पश्तो डायलॉग्स भी होने चाहिए? जो पश्तो के डायलॉग्स जो थे वो मैंने उर्दू में ही लिखे थे।
हाँ, हाँ। तो उनको जो कन्वर्ट किया था वो उन्होंने खुद से किया था, क्योंकि वो खुद मेरा ख्याल है पख्तून थे ना। जो किन्होंने किया था ये टीपू जलाल को साहब ने। हाँ, हाँ। हाँ, टीपू साहब जो थे उनका बेसिकली खुद भी मेरा ख्याल है ताल्लुक जो है वो पेशावर से है। अच्छा। तो मैं ये चाह रही थी कि डिफरेंट जो है हमारे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ लोग बसते हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी सबकी नुमाइंदगी हो जाए। तो हुँ, इस तरह से उनका जलाल का जो है वो कैरेक्टर जो है वो जहन में था, तो उन्होंने खुद से जो है उसको किया है कुछ, उसको वो कन्वर्ट कर लेते थे उसमें पश्तो में, क्योंकि मुझे खुद हुँ। पश्तो नहीं आती। हाँ, सही, सही। वाह भाई ज़बरदस्त ग्रेट ये तो टीपू की हमें नई बात पता चली है कि उनके अंदर भी ये टैलेंट मौजूद है। अच्छा रिशान ने आपके लिए लिखा है कि बुझते हुए चिराग फ़िरोज़ा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चराग़ा करेंगे हम और शुक्रिया आपके आने वाह, से रौनक तो बढ़ी वरना ये महफ़िल जज़्बात अधूरी ही रहती। वाह, थैंक यू सो मच। जी। बहुत सारा प्यार और बड़े बहुत अच्छे अशार हैं जो उन्होंने किए हैं। मैं तो खुद उर्दू लिटरेचर पढ़ाती हूँ, तो मुझे तो एक अच्छा जो है ज़ौक़ रखने वाला शेर जो है वो बड़ा अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो ज़बरदस्त। मच। अच्छा मेरी तरफ से खुशामदीद शुक्रिया इन्होंने अदा कर दीजिए उनका। कहा है कि बहुत ही काबिल तरीन राइटर हैं साइमा मैम, आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ ही साथ सलूट भी किया, आप इतना कमाल लिखती हैं। सुनो चंदा ड्रामे के बारे में, ड्रामे के हर एक्टर को बहुत सोच समझ के आपने कैरेक्टर दिया था। लेकिन इस ड्रामे में जो इकरा अज़ीज़ ने एक ट्वीट किया था उन दिनों ना कि कुछ ज़्यादा नहीं माँगती या अल्लाह मुझे ऐसी हुँ। सास दे दो। तो अगर आप इस ट्वीट के ऊपर कमेंट करोगी तो क्या लिखना आप पसंद करेंगी? और आपने बहुत ज़्यादा ड्रामों में सास को दुश्मन दिखाया गया है, लेकिन आपने इस ड्रामे में ऐसा दिखाया कि सबको बिल्कुल वैसी ही सास चाहिए। तो सास को इतना अच्छा दिखाने के पीछे वजह क्या थी? और सबसे ज़्यादा आपको ये ड्रामे को लोगों ने पसंद किया है, लोगों की तरफ से आपको बहुत प्यार मिला है। ये इन्होंने कहा है तो वो सास के बारे में पूछना चाह रही हैं। सास के बारे में उन्होंने इस तरह से कहा है कि देखिए, जो मेरी अपनी सास थी ना वो बहुत अच्छी खातून थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो एक इतनी अच्छी खातून थी, मैं कहती हूँ कि मैं अगर राइटिंग में हूँ यहाँ पे तो मैं अपने इन-लॉज़ की वजह से हूँ। हुँ, हुँ। मेरे मेरे फादर जो थे, लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे जो है वो कोई ना कोई औरत होती है। तो हुँ, हुँ। मैं कहती हूँ कि हर औरत के पीछे भी एक नहीं बल्कि 2 मर्द होते हैं। एक उसका बाप होता है और दूसरा उसका हस्बैंड होता है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 लोग थे। मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड। तो मेरे फादर इन माशाल्लाह। लॉ जो थे वो माशाल्लाह मुझे, जब मैं शादी के बाद मैंने लिखना छोड़ दिया था, 1.5 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा था। तो हुँ, उन्होंने मुझे बिठा के समझाया था कि ये जो राइटिंग है, ये जो कलम है, ये तुम्हारी ताकत है, इसको कभी हुँ। मत छोड़ना। और वो मेरा इतना ख़्याल रखते थे राइटिंग के हवाले से कि जब मैं लिख रही होती थी, वो मेरे रूम के आस-पास किसी को फटकने नहीं देते थे। सुनो हुँ। चंदा सीज़न 1 जो है वो जिस तरह से मैंने लिखा है, तो अब्बा जी, मैं जब निकलती थी ऑफ़िस से तो अब्बा जी मुझे दुआ दे के भेजते थे कि जाओ अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। तो ये जो मैंने अपने इर्द-गिर्द बहुत पॉज़िटिव रिश्ते देखे हैं, मैंने अपने इर्द-गिर्द बहुत प्यार करने वाले अपने देवर देखे हैं, मैंने बहुत प्यार करने वाली नंदें देखी हैं, बहुत प्यार करने वाली सास देखी हैं। हुँ। तो ये चीज़ें वो हैं जो मैंने ये खुद से क्रिएट नहीं की, मैंने अपने आस-पास के लोगों से देखी हैं, उनको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब किया है, तो उनको मैंने लिखा है। तो रिश्ते हुँ। होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा हुँ। सास को बुरा बना के क्यों दिखाएँ, सासें अच्छी सही भी बात होती है। हैं। बिल्कुल तो सही वो बात दुनिया है। की बेस्ट सास थी शाहना, ऐसे ही मेरी हुँ। बेस्ट सास थी जो हैं, तो हैं जो जो एक एग्ज़िस्ट करते हैं ये लोग, तो हम लोग उनके लिए हाँ, लिखते हैं ना। अभी जिस तरह से बिल्कुल। मैंने अपना इश्क जलेबी में भी मैंने जो कैरेक्टर बनाया है, तो वो बहुत अच्छे वो हैं, फादर इन लॉ हैं। तो हुँ। ये हैं चीज़ें। तो एग्ज़ैक्टली। वो सारी जो उनका जो है वो कैरेक्टर, वो मैंने अपनी सास को सोच के तो वो लिखा था। सही। अच्छा अस्मत आफ़रीदी का भी कुछ ऐसे ही सवाल है, इन्होंने पूछा हुआ है कि सुनो चंदा दोनों सीज़न्स में आपने वो सब कुछ दिखाया जो सब फैमिली मिल के एक साथ देखा जा सकता है, सब मिल के देख सकते हैं और आपने सुनो चंदा में एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली में रिलेशनशिप दिखाया है सब लोगों का आपस में, तो किसी फैमिली से इम्प्रेस थी आप? आपने खुद से लिखा, ये वही वाला है जो अभी आपने जवाब दिया कि माशाल्लाह से आपके अपने इर्द-गिर्द जी। इतने ज़बरदस्त लोग हुँ। मौजूद हैं, रिश्ते इतने प्यारे हैं, तो ये इसका तो जवाब आपको मिल गया अस्मत और उन्होंने आपको थैंक यू बोला है। इतने सुपर हिट ड्रामे हमें देने के लिए आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी। तो फैमिली ड्रामा होना चाहिए मेरे ख़्याल में जो है ना, जिसमें सारे ही रिश्ते हों। हम असल हुँ, में बहुत ना महविश, मुझे लगता है कि जैसे हम अपनी-अपनी लाइफ़ में हम सारे लोग जो हैं, हमने खुद को बहुत लिमिटेड करते जा रहे हैं। हमने अपने हुँ, घरों में
अपने बच्चों को हम प्राइवेसी के चक्कर में हमने रूम्स अलग कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अभी लॉकडाउन में लोग इकट्ठे हुए हैं दोबारा से, उनको पता हुँ। चला है कि नहीं ये भी अच्छे लोग हैं, इनसे भी मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल, है फैमिली ड्रामा होना चाहिए, मेरे एग्ज़ैक्टली। ख्याल में होना चाहिए, जितने सारे रिश्ते हों। सही बात है। अमरजीत सिंह का आपके लिए सवाल है साइमा, इन्होंने आपको सबसे पहले वेलकम कहा और इसके बाद सवाल इन्होंने किया है कि कौन-सा राइटर है जिसने आपको बहुत एडमायर किया और क्यों? और क्यों? मुख्तलिफ हुँ, दौर में मुख्तलिफ जो थे राइटर्स जो थे वो मुझे इम्प्रेस करते रहे हैं। अपने जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, मुझे बानो कुर्सिया बहुत अच्छी लगती थी, मुमताज़ मुफ्ती अच्छे लगते थे, कुदरतुल्लाह शहाब को मैंने बहुत पढ़ा था, इशफाक अहमद साहब। अ, वो दौर जब मुझे बड़ी लाइट मूड की चीज़ें पढ़नी चाहिए थी, तो उस टाइम पे मैंने बहुत संजीदा अदब जो है वो पढ़ा। मैक्सिम गोर्की हैं रशियन लिटरेचर में, उनकी और कुछ नहीं, मैं ट्रांसलेशंस बहुत पढ़ा करती थी। तो ये वो थे, फिर जब मैं ड्रामा राइटिंग में आई तो डिफरेंट लोग हैं। अब ये है कि सभी लोग हम कोलीग्स हैं, सभी अच्छा लिख रहे हैं। खलील साहब का हुँ, जुमला मुझे बहुत अच्छा लगता है, आलिया बुखारी का स्टाइल अच्छा लगता है, सीमा मनाफ का, आमना रियाज़ का, मिसबाह नौशीन बहुत प्यारा लिख रही हैं। तो ये हुँ। सारे लोग हैं अच्छा, कि मैंने जो ये चीज़ भी नोट की कि हाँ, मिस्बा जब आई थी हमारे शो में, तो आपने उनकी पोस्ट भी की थी। तो माशाल्लाह आप अपनी जितनी साथी राइटर्स हैं, उनको आप एनकरेज भी करती हैं। अपने प्लेटफ़ॉर्म, अपना सोशल मीडिया पे भी आप दूसरों के लिए पोस्ट करती हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी। मिसबा की तो सारी जर्नी जो है वो मेरे सामने स्टार्ट हुई है ना, वो तो माशाल्लाह बड़ी यंग राइटर है, बड़ी एनर्जेटिक है और जो है कोशिश मेरी होती है कि मुझे जो चीज़ किसी की अच्छी लगती है, मैं उसको ज़रूर अपनी वॉल पे लगाती हूँ। बाज़ औक़ात मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी बातें भी सुनने को मिल रही होती हैं कि शायद ये किसी को वो बटरिंग कर रही हैं या क्यों लगा रही हैं कि ऐसे कैसे ये हो तो सकता बहुत है बड़ी कि बात है, कोई वरना बंदा जिस फ़ील्ड के आप खुद हो, उनको दूसरों को एप्रिशिएट करते हुए थोड़ा-सा मतलब इतना बड़ा हर किसी का दिल नहीं होता कि वो दूसरे को भी अपनी फ़ील्ड के बंदे को इतना एप्रिशिएट करे और उसके लिए बाकायदा उसके लिए पोस्ट भी करे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इस पे तो तनकीद बनती ही नहीं है, तारीफ़ बनती है सिर्फ़ और सिर्फ़। चलिए आते हैं वो बस सुनील फिर कुमार। हुँ। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग अलग-अलग तरह के होते हैं, लेकिन आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये अमल है, तो उसको जारी ही रखिएगा, लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैंने बड़ा मतलब इस चीज़ को एप्रिशिएट किया देखकर। अच्छा, ये सुनील कुमार ने आपके लिए हुँ। बहुत सारी दुआएँ भेजी हुई हैं, इन्होंने भी आपको सैल्यूट किया हुआ है इतने बेहतरीन ड्रामे लिखने पे और इसके साथ थैंक यू सुनील। जी, अनवर अहमद ने आपको वेलकम कहा है और कहते हैं कि सबसे पहला कौन-सा ऐसा ड्रामा सीरियल था जिसने आपको पहचान दी थी? क्या कहानी थी उसकी? मेरा पहला ड्रामा था मोहब्बत अब नहीं होगी, जो कि हम टीवी से ऑन एयर हुआ था, जिसमें ये थी अरमीना राना खान थी। हुँ, हुँ। तो पहला ही ड्रामा मेरा जो था उससे काफ़ी मिल गई थी पहचान मुझे ड्रामा राइटिंग की तरफ। लेकिन उसके बाद फिर अनाया तुम्हारी हुई जियो पे आया, वो कुछ 3-4 दफ़ा रिपीट हो चुका है। फिर मेरा दर्द ना जाने कोई आया, उसकी नॉमिनेशन भी हुई बेस्ट ऑफ सीरियल में। हुँ, आधी गवाही ड्रामा मेरा काफ़ी फ़ेमस हुआ था। फिर एक कैसी औरत हूँ मैं ड्रामा हम टीवी से आया था, उसको हुँ, भी हुँ, काफ़ी एप्रिसिएशन मिली थी। लेकिन इन सारे ड्रामास के दरमियान में पहचान मिल रही थी, लेकिन सुनो चंदा जो था वो एक फ़िनोमिनल चीज़ थी। उसने तो एक बिल्कुल ही हुँ, ला के मुझे जो है ना नीचे से ऊपर खड़ा कर दिया। तो मैं अगर हुँ। कहूँ तो मेरा ख़्याल है सुनो चंदा ही एक ऐसा सीरियल था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा पहचान दी है। सही। अर्जुन आपसे कहते हैं बहुत ही माशाल्लाह आप टैलेंटेड राइटर हैं और आपके जो ड्रामों के नाम हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो नामों का इंतखाब हुँ। कैसे करती हैं? कैरेक्टर्स का? कैरेक्टर्स का तो जब मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ, आप लोगों को बहुत हँसी आएगी कि हाँ। मैंने एक दिन बच्चों के नामों की लिस्ट रखी हुई है। अच्छा। एक बुक है मेरे पास ना, मेरा हाँ। ख़्याल है कि लोग अपने बच्चों का नाम रखते हुए इतना नहीं सोचते होंगे जितना मैं अपने कैरेक्टर्स के नाम रखते हुए सोचती हूँ ना। मुझे नाम चाहिए, अब जैसे जिया अरसल जो थे, हुँ, हुँ। मैंने बहुत टाइम लगा के इन दोनों का जो नाम वो ढूँढा था कि अगर इनका निकनेम बनेगा, सॉरी, तो वो किस तरह से बनेगा। तो हुँ। उसके ऊपर मैं काफ़ी सर्च करती हूँ, बल्कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, हुँ, हुँ। वो भी मुझे कहती हैं कि उन्होंने कोई नाम रखना हो तो मुझसे ही कॉन्टैक्ट करती हैं। जैसे मिसबाह नौशीन है, उनके हुँ, ड्रामे महरपोश का नाम जो था वो मैंने उसको सजेस्ट किया था। हुँ। अपने ड्रामे ही नहीं, मैं दूसरों को भी बता रही होती हूँ। अच्छा। लेकिन सुनो चंदा का नाम जो था वो एहसन तालिश साहब ने रखा था। हाँ, चुपके-चुपके जो है वो मैंने खुद रखा है, इश्क जलेबी भी मैंने खुद रखा है। हाँ। अनाया तुम्हारी हुई है जो जियो में ऑन एयर हुआ था वो बाबा जावेद साहब ने रखा था। हुँ, आधी गवाही मैंने खुद रखा था। हुँ, और मेरा दर्द ना जाने कोई, मेरा ख़्याल है कि शायद ये प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लिखा गया था। कैसी औरत हूँ मैं, तो ये फ़हीम बर्नी जो डायरेक्टर थे उन्होंने लिखा था। तो ये इस तरह से डिफरेंट लोग रख लेते हैं ड्रामों के नाम, लेकिन अपने कैरेक्टर्स के नाम में बहुत सोच समझ के
रखती हूँ और हाँ। उनकी पर्सनैलिटी के लिहाज से रखती हूँ। बिल्कुल, देखिए ना अभी तक फरहान सईद अब अरसल बन गए हैं। उनको लोग अरसल और जी। इकरा को जिया ही बोल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। ही है अजिया ना। बिल्कुल। अच्छा, आपकी एक स्टूडेंट का भी मेरे पास मैसेज आ गया है। उन्होंने कहा, दिस इज़ साइमा नवीद, आई वांट टू टेल यू दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ मैडम साइमा अकरम चौधरी इन डिग्री कॉलेज सादिकाबाद। लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर यू अच्छा, एंड गुड। हाँ, एंड आई एम मिसिंग हर हाँ। सो मच। इनका भी मैसेज है। स्टूडेंट्स के साथ कैसा मतलब रिलेशन तो होगा, उसके साथ मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब आपके ड्रामा सीरियल्स आते हैं तो स्टूडेंट्स मतलब एक होता है ना कि उस्ताद और शागिर्द का ज़रा रिश्ता ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। आप खुद भी कह रही हैं कि मैंने थोड़ा संजीदा बना के रखा हुआ है। लेकिन वो इतने मज़े के कैरेक्टर्स और सब कुछ, तो स्टूडेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? मैं आपको बताऊँ कि मुझे माशाल्लाह से हो गए हैं 11 साल हाँ, लेक्चरशिप में। हाँ। मेरी पोस्टिंग्स रही हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में, खारियां कैंट में, भावलपुर रही हूँ, फातिकाबाद रही हूँ, यहाँ पिंडी कैंट में, अब कराची कैंट में हूँ मैं आजकल। तो मैं कैंट एरियाज़ में ही पोस्टेड होती हूँ क्योंकि मेरी जो मैं जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ, उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे करता है ना, वो आर्मी से रिलेटेड है। हुँ, तो तो फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है कि मेरी लाइफ में कि मैं बॉयज़ को पढ़ा रही हूँ। हुँ। तो जो दोनों को, गर्ल्स को बॉयज़ को पढ़ाने का एक बिल्कुल डिफरेंट आपका जो होता है एक्सपीरियंस होता है। बॉयज़ जो है ना वो, आप यकीन माने मेरा कोई ड्रामा आने वाला होता है, वो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, वो मेरी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वो क्लास में उनकी उनकी जो ख़्वाहिश होती है कि मेरा लेक्चर खत्म हो, तो उसके बाद वो मैडम के साथ जो है ना वो डिस्कशंस करें। तो अच्छा। लड़के जो हैं वो तो बहुत अच्छा वो देते हैं। लड़कियाँ थोड़ा-सा डर जाती थी कि देख लें आज मूड अच्छा है तो इनसे हम बात करते हैं ड्रामा ड्रामा के ऊपर। लेकिन बॉयज़ का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैंने जिस दिन जॉइनिंग दी है अपने बॉयज़ कॉलेज में, तो जब हुँ, मैं गुज़र रही थी तो कॉरिडोर में जो लड़के थे वो मेरी तरफ देख के गुनगुना रहे थे सुनो चंदा ना, उनको आने से पहले ही पता चल गया था कि मैडम साइमा अकरम जो है वो इस्लामाबाद से आ रही हैं, उन्होंने अच्छा। जॉइन करना है और हमें उर्दू पढ़ाना है। तो हाँ, वो अभी भी आज मैं क्लास लेकर आई हूँ तो उसमें उन्होंने बाकायदा मेरे साथ बहस की है मेरी। अभी एक टेलीफ़िल्म आई है हुँ, जियो तेरी पे, मेरी तेरी मेरी कहानी। कहानी। हाँ, हाँ, तो वो बिल्कुल। उसके जो कैरेक्टर्स थे और उसकी जो चीज़ें जो थी, जो बाज़ औक़ात आप बीइंग अ राइटर आप फ्लो में कुछ छोड़ जाते हैं या बाज़ औक़ात डायरेक्टर छोड़ देता है या बाज़ औक़ात वो एडिटिंग में निकल जाती हैं, मिसिंग होती हैं। तो हुँ, उन्होंने मुझे एक तो पॉइंट्स बताए कि ये वाले मिसिंग थे ना, तो मैं बड़ी हुँ, हैरान हुई हूँ। तो वाह! डिस्कस करते हैं और बाकायदा बहस करते हैं वो मेरे साथ कि आप लोग सोशल इश्यूज़ पे नहीं लिखते, आप लोग इस पे ये क्यों नहीं लिखते? हाँ। ये क्या दिखाया है? तो मुझे सबसे पहला जो होता है, कोई भी चीज़ जब ऑन एयर होती है तो मुझे अगले दिन क्लास में पता चल जाती है, उसका रिस्पॉन्स बता देता है कि वो चीज़ कैसी जाएगी। ज़बरदस्त, ग्रेट। और इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है बहुत ही स्वीट टीचर हैं, क्योंकि टीचर्स तो इतना मौका देते ही नहीं अपने स्टूडेंट्स को। आपने इतना दिया हुआ है कि बाकायदा बहस भी हो रही होती है। ग्रेट साइमा। नहीं, नहीं, मेरे साथ हाँ, बहुत अच्छा है। एक बड़ा फ्रेंडली सा मेरा रहा है क्लास में जो होता है। अच्छी क्लासेस हो ना, बच्चे पढ़ने वाले हों, तो फिर आप उनको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। और नहीं, और फिर दूसरी चीज़ ये भी होती है कि माशाल्लाह से आप जैसे खुद होते हैं ना, आपको इर्द-गिर्द भी लोग वैसे ही मिल रहे होते हैं। मुझे आज आपसे बात करके हुँ, ये अंदाज़ा हुआ कि माशाल्लाह से ना सिर्फ़ ये कि अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने इन-लॉज़ के साथ, आपके सबके साथ अगर इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उसके पीछे डेफ़िनिटली आपकी अपनी जो नेचर है, वो बहुत प्यारी है, वो बहुत अच्छी है, जिसका हम सब लोगों को आज बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हुआ है। तो सामा, बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया। मोहिश। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूँगी कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आप हमें ज़रूर टाइम देती रहिएगा। आपके ड्रामा सीरियल्स ज़रूर आएँगे, इंशाअल्लाह ताला। तो उनके ऊपर हम हुँ, ज़रूर बात करेंगे यहाँ पे। और आपको बहुत बेस्ट विशेज़, आपके दोनों ड्रामा सीरियल, तो मुझे उम्मीद है, पक्का-पक्का यकीन है कि चुपके चुपके और इश्क जलेबी भी उसी तरह से बहुत हिट जाने वाला है, जैसे सुनो चंदा ने कामयाबी के जो झंडे गाड़े, इंशाल्लाह ये इंशाअल्लाह भी उसी ताला। तरह से साबित होंगे। बहुत इंशाअल्लाह सारी ताला। दुआएँ आपके लिए, और हुँ। कुछ जाते-जाते मैसेज देना चाहें हमारे कतरे के लिसनर्स के लिए तो प्लीज़। बस प्यार से देखें, प्यार से रहें, पॉज़िटिव सोचें, दूसरों को आसानियाँ दें, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ जो है वो भर देता है। बस किसी को गिरा के खुद आगे मत बढ़ें। दूसरों के लिए रास्ते आसान करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारे रास्ते आसान कर देगा। हमेशा खुश रहें, बाकी मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे है। ज़बरदस्त, ग्रेट। और आपके लिए मैं लास्ट आप ही का फ़ेवरेट ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा सामने, इंशाल्लाह बहुत जल्द बात होती है। और हो सकता है कि ईद के फ़ौरन बाद मैं आपको ज़रूर एक दफ़ा ज़हमत देना चाहूँगी कि आप हमें, जब ज़रूर रिस्पॉन्स मैं मिलेगा ना, विश हम ज़रूर। ज़रूर उसके बारे में हुँ। बात करेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स गया।